अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप सो यू आर फाइन। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है। अभी इसके अंदर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। मतलब जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं ना, वो भी ज़िंदगी की लाइफ की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। जैसे जैसे हम लोग हैं, हम मल्टी सेलुलर हैं और हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, डाइजेशन कर रहे होते हैं एंड हम अपना खाना जो है, अपना खाने से एनर्जी हासिल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से सेम जो है यूनिसेलुलर लाइफ जो होती है वो भी अपने रेस्पिरेशन कर रही होती है और वो भी अपना डाइजेशन प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस जो होते हैं वो परफॉर्म कर रही होती है। दे डाइजेस्ट द फूड, जैसे वो फूड डाइजेस्ट कर रहे होते हैं, रेस्पायर कर रहे होते हैं, एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, मूव etc ऑन द सेलुलर बेसिस बाय सिंपल मेथड। बिल्कुल सिंपल मेथड के जरिए, चाहे सिंगल सेल है तो सिंपल मेथड होगा। बैक्टीरिया, अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया और अमीबा, पेरामीशियम, यूग्लिना ये बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, कॉमन एग्जाम्पल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वन सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद है हमारा कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो जिसमें एनिमल्स जो हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक दूसरे कॉलोनी फॉर्म में रहते हो, मतलब सबके साथ जुड़ के रहते हो, ग्रुप्स में रहते हो, ना कि सिंगल रहते हो। Many unicellular organisms live together by forming colonies, but do not have any division of labor among them in colonial type of cellular organization. Each unicellular organism live its own life. They are not depend on each other and never form any multicellular structure. Volex is green alga is an example of colonial form of organization. कह रहे हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं यूनिसेलुलर, वो एक कॉलोनी बनाकर रहते हैं, ग्रुप बना कर रहते हैं, लेकिन ऐसे रहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। वो कि एक दूसरे के साथ डाइजेशन के प्रोसेस में डिपेंड कर रहे हो, एक दूसरे के साथ फूड हासिल करने के अंदर डिपेंड कर रहे हो, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर, वो एक दूसरे के साथ रहते तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, किसी भी लिहाज से डिपेंड नहीं कर रहे होते। ठीक है, और इसकी सबसे ज़्यादा मतलब हाँ, ये मल्टी सेलुलर का मतलब ये है कि ये नहीं कि एक साथ रह रहे हैं तो हम उन्हें मल्टी सेलुलर कंसिडर करें, नहीं, क्योंकि वो सब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और जो वोलेक्स है सबसे ज़्यादा मतलब एक कॉमन एग्जाम्पल है इस कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। The organism formed by many cells is called multicellular organisms. Frog and mustard plant are examples of multicellular organisms. अब कह रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक या एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हों। जैसे वो आप तो बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, जो हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, वो सब जो हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए हैं। इसके अंदर से इनने प्लांट्स में एग्जाम्पल दिए मस्टर्ड प्लांट, जिसे हम सरसों का प्लांट्स भी कहते हैं, और इनने दूसरी एग्जाम्पल दिया एनिमल के अंदर फ्रॉग। ठीक है, मस्टर्ड प्लांट के नीचे डिफाइन भी करी हुई, डिफाइंड भी किया हुआ है। मस्टर्ड प्लांट ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। मस्टर्ड प्लांट का बॉटनिकल नेम क्या है? ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। उसके बाद है इज़ कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट एंड लोकली इज कॉल्ड सरसों। इट इज़ मल्टीसेलुलर एंड कल्टिवेटेड इन विंटर सीजन। मतलब वो जो उगाया जाता है, उगता है वो विंटर सीजन्स में, सर्दियों के मौसम में उगता है। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स आर यूज इन वेजिटेटिव वाइल सीड्स आर यूज फॉर ऑयल एक्सक्रीशन। कह रहे हैं जो उसके प्लांट्स, जिसके जो लीव हैं इस प्लांट्स के, वो यूज़ होते हैं एज अ वेजिटेबल। ये जो लीव्स नज़र आ रहे हैं आपको, एज अ वेजिटेबल यूज़ होते हैं। वेजिटेबल मतलब हमें हमारे खाने में यूज़ होते हैं, और जबकि जो इसके सीड्स हैं, जो इसके बीज होते हैं, वो ऑयल एक्सक्रीशन, और इसमें से ऑयल निकलता है। आपने सुना होगा सरसों का ऑयल वगैरह, तो ये वो होता है, इनके सीड्स में से निकलता है। द लेंथ ऑफ दिस प्लांट इज़ 1 to 1.5 मीटर। द प्लांट हैज़ 2 parts, द वेजिटेटिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ फ्लावर। देखें, इनने बोला है ये जो प्लांट है उसकी लेंथ क्या है? 1 to 1.5 मीटर उसकी लेंथ होती है, और उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या होता है? जिससे हमें खाने पीने की चीज़ें हमें मिल रही हों, जैसे हमें लीव से हमने बताया कि हमें वेजिटेबल्स मिलती हैं, इस तरीके से मतलब एक सिंपल पार्ट्स जो होते हैं उसे कहते हैं वेजिटेबल पार्ट, जो रूट, स्टेम और लीव से। और जबकि रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। अब आपने याद रखना है प्लांट्स के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट जो भी होता है प्लांट्स के अंदर, वो होता है फ्लावर। किसी भी प्लांट में रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है? फ्लावर। ठीक है, ईच फ्लावर इज़ येलोइश इन आ कलर एंड प्रोसीड सीड्स। देखो, जो फ्लावर है उसका कलर येलो होता है और वो सीड्स प्रोड्यूस करता है। और हर प्लांट के अंदर, हर किसी भी प्लांट के अंदर जो फ्लावर होता है वो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास फ्रॉग। फ्रॉग, राना टिग्रेना इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड फ्रॉग। कह रहे हैं
जो फ्रॉग है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रेना, ठीक है। कॉमनली इन आवर रीजन, और ये फ्रॉग हमारे रीजन में हमारे आसपास बहुत कॉमन होते हैं। इट इज़ मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। इट लिव्स इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। जो फ्रॉग्स होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, ठीक है। इट्स बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक। इसकी बॉडी जो है डिवाइडेड हुई है, हेड रीजन नहीं है इसका, इतना रीजन इसका हेड रीजन है, और जो बाकी रीजन बचता है इसका ट्रंक रीजन है, ठीक है। ट्रंक मतलब बैक रीजन। देयर इज़ नो नेक। इट्स बॉडी इज़ मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट ऑर्गन्स। इसके पास नेक नहीं है, देखो इसकी बॉडी के साथ ही ये चीज़ जुड़ी हुई है, इसके हेड बॉडी के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसके साथ नेक नहीं है इसके पास कोई, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट जो है ऑर्गन सिस्टम्स हैं, ज़ाहिर है एक पूरी मल्टीसेलुलर बॉडी है तो उसके अंदर ऑर्गन्स भी होंगे। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज सच एज एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्क्यूलर, नर्वस। और मैंने आपको जैसे कि बताया था टिश्यूज़ जो होते हैं सिमिलर सेल्स मिलकर टिश्यू बनते हैं, और जैसे इन्हें कहा है कि इस पर एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल्स कहते हैं स्किन की टिश्यू, स्किन की टिश्यूज़ को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यूज़। उसके बाद ये कह रहे हैं ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर कहते हैं ग्लैंड्स, इनके अंदर ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्क्यूलर मसल्स जो है, मसल्स को मस्क्यूलर टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू से बने हुए होते हैं। नर्वस सिस्टम नर्वस टिश्यू से बना हुआ होता है। फ्रॉग लाइफ नियर डिचेस, पूल्स, पाउंड, स्टैगनेंट स्ट्रीम एंड स्लो मूविंग रिवर्स। इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स। कह रहे हैं जो फ्रॉग्स जो होते हैं वो रहते हैं हमारे पूल्स, मतलब जो होते हैं छोटी छोटी से रुका हुआ पानी होता है, स्टैगनेंट वाटर और पाउंड्स वगैरह दरिया, वो आपके लेके एक ऐसी जगह जैसे सेम वगैरह का पानी होता है, और गटर वगैरह की साइड पे जहाँ पानी ज़्यादा रुका हुआ होता है, रुके हुए पानी के अंदर ये मिलते हैं आपको, ठीक है। और इसके अलावा इनका इंसेक्ट्स को ये फीड करते हैं, इंसेक्ट्स को ये खाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। उसके बाद के अलावा उन्हें आगे दिए हुए हैं ऑर्गन मटेरियल रिक्वायर्ड प्रिजर्व फॉर प्रोसीजर। अभी आगे आपको एक एक्टिविटी करवा रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम इन डिसेक्टेड फ्रॉग। जो हमने एक फ्रॉग लिया है उसके अंदर हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है इसके ऑर्गन्स की, कि कौन सा ऑर्गन है इसके अंदर, कौन कौन से ऑर्गन हैं और वो किस तरीके के हैं। जैसे हमने मटेरियल रिक्वायर्ड, अब उसके ऑर्गन्स को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होंगी। जैसे सबसे वन है प्रिजर्व्ड फूड। फ्रॉग एक ऐसा मतलब फ्रॉग जो है जो प्रिजर्व हुआ हुआ, जो हमारे पास हमने उसे पकड़ा हुआ हो, मरा हुआ हो, जमा हुआ हो, पकड़ा हुआ उसे में, ठीक है। उसके बाद है डिसेक्शन बॉक्स जिसमें हमने उसे रखा हुआ हो। डिसेक्टिंग ट्रे जिसमें हम उसे निकाल के रखें। पिन्स जिससे हम उसे, जैसे एक फ्रॉग है इसको हमें बंद, इसको थोड़ी सी लेग्स को हमने खोलना है, इसको हमने थोड़ा सा, इसकी हमने ज़ाहिर है सर्जरी करनी थी, हम इसे बंद, ये से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, थोड़ा दूर दूर तो करना पड़ेगा ना हमें से, तो हम इसे यहाँ पिन से जोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच करके पिन से जोड़ देंगे, फिर हम इसे बीच में से कट करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। अब ये प्रोसीजर बता रहे नीचे, प्लेस टू प्रिजर्व फूड ऑन अ डिसेक्टिंग ट्रे ऑन इट्स बैक, ठीक है। एज आर वर्टिब्रेट्स आर डिसेक्टेड वर्टिकली। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, जो वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है, जिनमें बैकबोन होती है, उनको हम जब भी काटेंगे उन्हें वर्टिकली काटते हैं, वेंट्रल काटते हैं। वेंट्रल डोर्सल साइड होती है, ठीक है, और वेंट्रल साइड नीचे वाली होती है। जैसे हम लोग हैं, हमारी वेंट्रल साइड क्या है, बैक साइड। हमारी बैक साइड होती है हमारी वेंट्रल साइड है, और जो हमारा फ्रंट साइड होता है वो डोर्सल है। तो हमारा जब भी कोई ऑपरेट वगैरह होता है, ये तो नहीं हम पीछे से हमें कोई सर्जरी की जा रही, नो, हमारे हमेशा फ्रंट से सर्जरी की जा रही होती है, ठीक है। तो ये भी इसी तरह ही कह रहे हैं कि जो वेंट्रल होते हैं हमारे पास ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन्हें हम वेंट्रली काटते हैं, ठीक है। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हें हम वेंट्रली काटते हैं। पिन डाउन द फोर लिम्ब मतलब फोर लिम्स को सारे खोलेंगे, अब आगे से काटेंगे, इसके फोर लिम्स जुड़े हुए हैं तो इसे दूर दूर करने के लिए हम इन्हें पिन से अटैच करेंगे, ठीक है। एंड हाइंड लिम्स और फोर लिम्स को टेक सीजर्स टू कट द एब्डोमेन कहते हैं पेट को, टमी को, ठीक है। वेंट्रली मतलब यहाँ नीचे वाली साइड से। फ्रॉम क्लोका कहते हैं, क्लोका टू द माउथ, क्लोका कहते हैं बिल्कुल जो लास्ट पार्ट होता है हमारा एनस, जैसे हमारा एनस होता है इनका क्लोका होता है, उस लास्ट पार्ट से लेकर माउथ तक हम इन्हें फुल कट डाउन कर देंगे। अगेन कट डाउन द स्किन ऑफ लिम्ब। उसके बाद देखो हमने बीच में से पूरा जो है इसे काट दिया, इसकी जो है पूरा हमने इसके ऊपर सीजर्ड कर दिया। अब उसके लिम्स बचे, उसके ऊपर भी तो खाल है ना, हमने उनके भी सेंटर से हमने उसे उसकी खाल को हटाया, उसे कट किया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं पिन डाउन कर लिया। एक्सपोज टू वेजरल ऑर्गन कहते हैं इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ना, उसे कहते हैं वेजरल ऑर्गन्स। जो अंदर ज़ाहिर है हमने स्किन काट दी, अब हमें अंदर का नज़र आएगा, उस ऑर्गन्स को कहते हैं वेजरल ऑर्गन्स। क्लियरली हमें नज़र आ रहे हैं। मैक ऑब्जर्वेशन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई डायग्राम अगर हम जो देखेंगे उसको देख के हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लोकेट द ऑर्गन एंड आइडेंटिफाई देम बिलो।
ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अब ऑर्गन जो हमने देखे इसके अंदर, अब वो हमें नीचे लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा माउथ, मुंह हमारा जो होता है माउथ, वो हो गया, हमारा माउथ हो गया। उसके बाद आगे बकल कैविटी। बकल कैविटी कहते हैं जो फ्रॉग की जो साइड होती है ना नीचे, ये हमारा हलक जो होता है, जिसे उस हलक को कहते हैं बकल कैविटी। ठीक है, माउथ के अंदर बकल कैविटी। फेरिक्स होता है, हमें फेरिक्स नजर आ रहा है, उसके अंदर एक ट्यूब होती है। एसोफेगस, एसोफेगस या एसोफेगस लोग पढ़ते हैं इसे, वो हमारे पास फूड ट्रैक होता है। ठीक है, जिसमें से खाना गुजरता है। स्टमक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, क्लोका, लिवर, गल ब्लैडर, पेनक्रियास। तकरीबन वही चीज़ें जो एनिमल्स के अंदर हमारे अंदर हम ह्यूमन होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को मिला के क्या बनता है, सिस्टम बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद इन्हें हमें काटने के बाद हमने क्या देखा, हार्ट भी है, आर्टरीज भी हैं, वेंट्रिकल्स भी हैं, अरोटा भी है, वेना कैवा भी है। ठीक है, ये सब जो है हार्ट्स के साथ वर्क कर रही होती हैं। कौन सा सिस्टम बनाने के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है लंग्स, ट्रेकिया, नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स नथों के कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेकिया है, उसके अंदर लंग्स हैं जो हमारे किस में हेल्प करेंगे, ज़ाहिर है रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। किडनी, यूरेट्रा, यूरिनरी ब्लैडर, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हेल्प करेगा। टेस्टिस, वेदा, एफ्रेंटा, ओवरीज, ओविडक्ट और ओविजिक, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। ठीक है, ये सब पार्ट्स हमने उसे ऑब्जर्व किए हैं और यहाँ लिखे हुए कि कौन कौन से पार्ट्स ऑब्जर्व किए हैं और वो कौन कौन से सिस्टम में आते हैं। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स, ये हमारे पास आते हैं नर्वस सिस्टम के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्हें हमें कट करके भी दिखाया हुआ है। देखो ये फ्रॉग ने कट किया, ये फ्रंट से, पीछे की साइड से कट करा हुआ है। ठीक है, वेंट्रल साइड से। ठीक है, आप देखो इन्हें कट किया है, देखो नज़र आ रहा है आपको, ट्यूब्स नज़र आ रही है, लंग्स नज़र आ रहे हैं, हार्ट नज़र आ रहा है, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज नज़र आ रहा है। इनका पूरा जो है अंदर के ऑर्गन्स नज़र आ रहे हैं इस तरीके से। सही है, उसके बाद हम पढ़ते हैं अमीबा। यस, अमीबा जो है इज़ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड द मर्थ ऑफ सोलो पाउंड। ठीक है, एमेबा जो है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। और ये कहाँ पाया जाता है, जो पाउंड्स वगैरह होते हैं, जो वो रूखा हुआ पानी होता है, उनकी जो बिल्कुल मट्टी होती है ना, अंदर दबी हुई चिपकी हुई मट्टी, ये उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, और स्टेगनेंट वाटर भी रूखे पानी में पाए जाते हैं। इट्स साइज इज़ अबाउट 0.25 मिलीलीटर। 0.25 मिलीलीटर, ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। अमेबा हैज़ अ इर्रेगुलर शेप, उसकी शेप इर्रेगुलर होती है। इर्रेगुलर का मतलब जैसे आपको नजर आ रहा है, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे है, कहीं से इस तरीके से बने हुए हैं इसके, इसको सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, तो इसकी शेप इरेगुलर होती है, ये नहीं कि पूरी गोल हो या तो पूरी लंबी हो या हॉरिजॉन्टल हो, वेंट्रल, कुछ भी नहीं, ये इरेगुलर होते हैं शेप के अंदर। इट हैज़ सेल मेम्ब्रेन विच हैज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड प्रोटेक्ट द साइटोप्लाज्म। वो कह रहे हैं इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं आउटर लेयर का। एनिमल्स के पास, सारे एनिमल्स के पास सेल मेम्ब्रेन लाजमी होती है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है। ये क्या करती है, ये हेल्प करती है साइटोप्लाज्म जो अंदर है, जो अंदर एक फ्लूइड है, एक जेल है, उसे बाहर फैलने से, यानी नहीं पानी में फैल जाए ऐसे। तो ये अगर सेल मेम्ब्रेन ना हो तो जो भी इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ये सब पानी में फैल जाए, क्योंकि ये पानी में होता है। ठीक है, लेकिन नहीं, इसे प्रोटेक्ट कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन इसे प्रोटेक्ट कर रही होती है। द आउटर पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट कॉल्ड एक्टोप्लाज्म जेल। कह रहे हैं देखो ये आउटर पार्ट जो है ना साइटोप्लाज्म का, जो बाहर वाला हिस्सा होता है साइटोप्लाज्म का, ये जो होता है वो क्लियर होता है, मतलब जितना भी सब्सटेंस वगैरह होगा बीच में आ जाता है, कंसंट्रेटेड हो जाता है। ऊपर का जो बाउंड्रीज एरिया होता है साइटोप्लाज्म का, वो बिल्कुल खाली सा होता है। ठीक है, और ये जो होता है उसको हम नाम देते हैं एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म मतलब बाहर का हिस्सा, और उसको हम जेल बोलते हैं। और इनर पार्ट कंटेन्स न्यूक्लियस। अब जो बीच का हिस्सा इनर पार्ट्स के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, और इसको हमारा क्या नाम देते हैं, हमसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, एक्टो मतलब बाहर की तरफ, एंडो मतलब अंदर की तरफ। ठीक है, और अमेबा मूव्स बाय फास्ट फूड कॉल्ड सीडोपोडिया। अमेबा जो है आर्टिफिशियल फ्रूट्स के ज़रिए, आर्टिफिशियल फ्रूट्स जो मतलब जब उसे चलना हो तो वो उस वक्त खुद बनाता है। देखो ये पूरा गोल होगा यहाँ से, लेकिन जब इसने सोचा मुझे आगे बढ़ना है, तो ये अपने अंदर इसने अपनी जो बॉडी है उसको ऐसे करके श्रिंक कर लिया। इसके बाद इसके सीडोपोडिया बन गए, फूड बन गए, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गया। अब ये ऐसे करके आगे बढ़ेगा इस तरीके से, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन गए इसके। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं सीडोपोडिया कहते हैं। ये भी आपका एमसीक्यू है, सीडोपोडिया वाला, ये भी काफ़ी जगह आता है। आपने इसे भी याद रखना है कि अमेबा जो होता है लोकोमोट करने के लिए एक आर्टिफिशियल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाता है, जिसको हम सीडोपोडिया कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास वुलॉक्स। वुलॉक्स इज द पॉलीफाइलेटिक मैनी एंसेस्टर्स जीन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट ग्रीन alga in the family and Volocae. It forms spherical colonies of up to 50,000 cells. They live in a variety of freshwater habitat and were first reported by Antonio van Leeuwenhoek.
इन 1700, ठीक है। अब ये कह रहे हैं वुलिक्स हमने पीछे ही पढ़ा था, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर मेनी एंसेस्टर्स क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? पॉलीफाइलेटिक का मतलब क्या होता है? मेनी एंसेस्टर्स, मतलब अब मैंने आपको बताया था ना वुलिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग हैं। तो जाहिर है जब ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं तो उनके एंसेस्टर मतलब जहाँ से वो एवॉल्व हुए वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। जीन्स भी अलग होंगी, ठीक है। क्लोरोफाइट ग्रीन अलगा इज़ अ फैमिली ऑफ वोल्काई। अब जो ग्रीन अलगा है ना वो भी फैमिली बना के रहता है, कॉलोनी बना के रहता है, ठीक है। तो वो भी इन्हीं की फैमिली में आ जाएगा। इट फॉर्म्स स्फेरिकल कॉलोनीज। स्फेरिकल कॉलोनीज का मतलब क्या होता है? वो थोड़े से गोल शेप जो है कॉलोनीज बनाते हैं, यानी कि इरेगुलर हो, इनकी स्पेसिफिक शेप होती है स्फेरिकल। ये अपने याद रखनी है, ठीक है। अप टू 50,000 सेल्स। 50,000 सेल्स मैंने क्या कहा था? ये कॉलोनी जो है कौन बनाता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं कॉलोनी। यहाँ आपने इस पॉइंट को ये याद रखना है, ये आपको थोड़ा सा तंग करेगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है अगर आप इसे समझे ना। वो हमने पीछे पढ़ा था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सिर्फ वो ही जो है कॉलोनी बनाते हैं, ठीक है। सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बनाते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है? सिंगल सेल। और अब इन्हें यहाँ क्या लिख दिया? अप टू 50,000 सेल्स। भाई इसका मतलब जो एक बच्चा पहली नज़र में देख के तो ये समझेगा ना कि सेल्स 50,000 सेल्स होंगे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, नहीं 50,000 ऑर्गेनिजम्स होंगे। सेल का मतलब क्या था? हर एक सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो हर एक सेल एक अलग ऑर्गेनिज्म है। तो 50,000 ऑर्गेनिजम्स जो हैं इस एक ग्रुप में, इस एक कॉलोनी के अंदर आते हैं, सही है। या सेल नहीं, ऑर्गेनिजम्स वर्ड आप समझें, क्योंकि यूनिसेलुलर एक सेल वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है और वो बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। तो इन्हें एक कॉलोनी को टोटली नाम क्या दिया? 50,000 उसके अंदर सेल है। तो 50,000 सेल है मतलब 50,000 उसके अंदर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। ये पॉइंट आपको एक बहुत अच्छा है, इसे आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज़ भी बन सकता है, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ एमसीक्यूज़ किस तरीके से बनेंगे, तो आप उसे समझें अच्छी तरीके से। दे लिव इन अ वेराइटी ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड वे आर फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनियो लेवेनहुक, ठीक है। अब किसने ऑब्जर्व किया था इसे? एंटोनियो लेवेनहुक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसे डिस्कस किया था, उन्होंने इसे डिफाइन किया था, उन्होंने इसे देखा था फर्स्ट टाइम, ठीक है। उसके बाद वोलेक्स वंस कॉल्ड अलगा। जो वोलेक्स था उसे पहले अलगा कहा जाता था। ले लाइव टुगेदर इन अ कॉलोनी, क्योंकि अलगा जो होते हैं ना उनका थोड़ा वो यूनिसेलुलर नहीं होते, अलगा मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। लेकिन अब इन जो पहले समझा जाता था कि वो अलगा है, अलगा क्योंकि अलगा उनके साथ रहते थे, वो लोग एक कॉलोनी में रहते थे इसलिए। ईच वोलेक्स सेल्स हैव 2 फ्लैजिला। उनके बाद देखो जबकि अलगा के पास फ्लैजिला नहीं होते, ठीक है। ये याद रखना है आपने, अलगा के पास फ्लैजिला नहीं होते, जब भी उन्हें से डिफरेंट किया गया है, ठीक है। उनके हर एक वोलेक्स के बाद जो बॉडी बनी हुई है इसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, उसके साथ 2 फ्लैजिला भी होते हैं, ठीक है। द फ्लैजिला बैंड टुगेदर टू रोल द बॉडी इन वाटर। वोलेक्स सेल्स हैव क्लोरोफिल एंड मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब वो कह रहे हैं जो वोलेक्स होता है ना उसके बाद खुद के पास क्लोरोप्लास्ट सेल होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट सेल्स होते हैं जिसके ज़रिए वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपना खाना खुद बना सकता है। दिस फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिजम्स इन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मिनी एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं मतलब हीट एनर्जी से अपना खाना बना सकते हैं, वो जो होते हैं एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पानी में रहने वाली लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। वोलेक्स आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन्स बिकॉज दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। भाई वोलेक्स हमारे लिए तो भाई बिल्कुल भी किसी भी जो है हार्मफुल वेस्ट साबित नहीं होता, क्योंकि वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस ही नहीं करता, वो एक कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं और अपना काम से काम रखते हैं, सही है। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 की बायो का फर्स्ट चैप्टर हम आज कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारा आज का लेक्चर जो है यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। और इस चैप्टर से मुतालिक जो एमसीक्यूज़ मैंने आपसे डिस्कस किए पीछे और बाकी जो आगे इसकी एक्सरसाइज के लिए एमसीक्यूज़ गिवन हैं वो मैं आपको इस टेस्ट के साथ मतलब वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक शेयर मैंने कर दिया है टेस्ट का, ठीक है। और आप सब उसे आराम से खोल सकते हैं और टेस्ट दे सकते हैं। और सब टेस्ट जो ग्रुप के अंदर पहले आप लोग व्हाट्सअप में आइएगा, व्हाट्सअप ग्रुप नीचे दिया हुआ है, वहाँ पे आप उस लिंक के ज़रिए व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होइएगा और उसके अंदर व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर मैं आपको टेस्ट प्रोवाइड करूँगी। व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर आपको टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जिसके ज़रिए आप जो हैं आगे इस चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का टेस्ट आप दे सकते हैं और कल तक का आपके पास टाइम है। कल जो है मैं आपको टेस्ट का रिज़ल्ट भी अनाउंस करूँगी ग्रुप के अंदर, और बाकी जो है जितने भी एमसीक्यूज़ जो मैं आपको टेस्ट में दूंगी वो और इसके बुक की एक्सरसाइज जो है पीछे दी हुई है, इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं और एमसीक्यूज़ आते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।